आज हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। ठीक है, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लासेस में हमने मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स के बारे में अच्छे से बात कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीसैकेराइड्स। तो अब हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। अब पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास क्या होता है, देखिए मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को हम क्या बोलते हैं, शुगर्स, सिंपल शुगर्स बोलते हैं। ठीक है, मोनो और डाई दोनों हमारे किस में आते हैं, सिंपल शुगर में आते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, यानी कि मोनो, डाई और अपॉली। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट या फिर किसी और मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स को हम जब दो से ज़्यादा यूनिट्स हमारी जुड़ जाती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, जैसे कि मान लो एक ग्लूकोज ये है, ग्लूकोज ये है, ग्लूकोज ये है, ग्लूकोज ये, बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बॉन्ड्स के थ्रू। कौन सा बॉन्ड लगा हुआ होता है इसमें, ठीक है, तो ये क्या होता है, बॉन्ड्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब यही गुच्छा हमारा क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये जो ग्रुप बन गया है ये हमारा पॉलीसैकेराइड्स कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हमने अपना मोनो और डाई पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि डाई में क्या था, दो ग्लूकोज यूनिट या फिर दो मोनोसैकेराइड्स के यूनिट मिलकर के क्या बना रहे थे, हमारा डाई बना रहे थे। कौन कौन से थे डाई में हमारे, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज था एक, दूसरा हमारा लैक्टोज था और तीसरा था हमारा सुक्रोज, लैक्टोज और तीसरा कौन सा था भाई हमारा, माल्टोज। ठीक है, माल्टोज। तो हमारे पास ये तीन थे। तो आपने देखा था सुक्रोज में क्या था, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज दोनों आपस में जुड़े हुए थे, है ना। तो एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ करके क्या बना रहे थे, सुक्रोज बना रहे थे। ऐसे ही एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज जुड़ के क्या बना रहे थे, लैक्टोज बना रहे थे। एक ग्लूकोज का यूनिट और एक हमारा दोनों ग्लूकोज के यूनिट, एक ग्लूकोज का यूनिट ये था और एक ग्लूकोज का यूनिट ये था, तो दोनों मिलकर के क्या बना रहे थे, माल्टोज बना रहे थे। तो ये तो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन अब हमारा नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। तो इसी तरीके से जब दो से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स की यूनिट आपस में मिल करके एक ग्रुप फॉर्म करती हैं उसको क्या बोलते हैं, हम पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, इसमें पॉलीसैकेराइड्स हमारी दो तरह के हैं, एक है होमोपॉलीसैकेराइड्स और दूसरा है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो अब हमारे पॉलीसैकेराइड्स भी हमारे कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, जिसमें से एक है होमोपॉलीसैकेराइड्स और दूसरा है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, जिसमें हमारे एक ही तरह के मोनोसैकेराइड्स होते हैं पूरी चेन में। ठीक है, यानी कि जो हमारी चेन है उसमें सिर्फ एक ही तरह के मोनोसैकेराइड्स होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा होमोपॉलीसैकेराइड्स की। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा पॉलीसैकेराइड्स है, तो इसमें जितने भी ये जुड़े हुए हैं चेन में हमारे मोनोमर्स, ठीक है, जितने भी हमारे चेन में जुड़े हैं ये एक ही तरह के, यानी कि अगर ये ग्लूकोज हैं तो सभी हमारे ग्लूकोज हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, होमोसैकेराइड्स होते हैं कि सब एक जैसे, यानी कि सब ग्लूकोज ही हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, फिर इसके बाद हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, हमारे एक से अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड्स इसमें जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अलग अलग मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या है, ग्लूकोज हो सकता है चेन में, ठीक है, फ्रक्टोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, ये तीनों मोनोसैकेराइड्स हैं, और गैलेक्टोज हो सकता है। ठीक है, ये तीनों हमारे चेन में हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वाली मॉलिक्यूल क्या है, हमारा ग्लूकोज का है, ये फ्रक्टोज का है और ये गैलेक्टोज का है। ठीक है, ये भी ग्लूकोज का है, ये फ्रक्टोज का है। इस तरीके से हमारे अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड्स मिलकर के एक चेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, जैसे इसका एग्जाम्पल है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज प्लस 2 गैलेक्टोज। ठीक है, यानी कि ये क्या बनाते हैं हमारे, ये बनाता है हमारा स्टार्चियोज। ठीक है, स्टार्चियोज क्या है, एक तरह का पॉलीसैकेराइड्स है, और इसमें क्या पाया जाता है, एक तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पाया जाएगा, एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल पाया जाएगा और दो गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका एक मॉलिक्यूल तो मान लीजिए ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज है और दो मॉलिक्यूल इसमें गैलेक्टोज है, और ये सब आपस में किससे जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ठीक है, यानी कि जो बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ठीक है, ये आपने देखा था जब हमने पढ़ा था कि दो मोनोसैकेराइड्स की यूनिट को आपस में कौन जोड़ता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसको जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अब इसमें
तो ये हमारा स्टार्च यूज हो गया। इसी तरीके से रेफिनोज बनाया जाता है। रेफिनोज क्या होता है, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, पास डाउन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। एक तो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, दूसरा क्या होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे कैसे ही पास डाउन हो जाएगा। मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसे जैसे फाइबर होता है ना, फाइबर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसे कैसे ही बड़ी आंत में जाकर के वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से रेफिनोज भी होता है, डाइजेस्ट नहीं होता, बॉडी से ऐसे कैसे ही बाहर निकल जाता है। तो रेफिनोज में क्या पाया जाता है, एक ग्लूकोज हो गया, एक फ्रक्टोज हो गया, एक गैलेक्टोज हो गया। ये एग्जाम्पल है, ये है हमारे हेट्रोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल, ठीक है। सिर्फ ये समझाने के लिए है कि हेट्रोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो स्टार्चेज हो सकता है जिसमें एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है और 2 गैलेक्टोज की यूनिट है। और हमारा रेफिनोज में एक ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की यूनिट है। जैसे ये किस में पाया जाता है, बीट रूट हो गया, कॉटन सीड मिल्स हो गए, इनमें ये पाया जाता है। कॉटन सीड मतलब जो हमारे कॉटन के सीड्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। फिर है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च में क्या है, हमारे स्टार्च में किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। लगभग कितने तक 4000 से लेकर के 15000 तक के किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं स्टार्च में, ठीक है। जैसे कि ये है हमारे पास 4000 मॉलिक्यूल्स हमारे पास ग्लूकोज के हैं, ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं। और लगभग 4000 से लेकर के 15000 ग्लूकोज यूनिट तक हमारी किसमें पाई जाती है, स्टार्च में पाई जाती है, ठीक है। अब स्टार्च को जब हम तोड़ते हैं, ये मैंने आपको बताया था, स्टार्च को हम एसिड से, ठीक है, जब हम एसिड से उसको तोड़ेंगे, या तो हम उसको हल्के एसिड से तोड़ सकते हैं या फिर एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम से उसको तोड़ सकते हैं। तो किस में टूटता है, ग्लूकोज की यूनिट में टूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज बोलते हैं। ये हमने उसमें भी देखा था जब हमने मोनोसैकेराइड्स पढ़ा था, ठीक है। उसमें भी क्या था, एक तरह का डी ग्लूकोज था। कौन सा वाला ग्लूकोज था, डी ग्लूकोज, जो हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं, जो हमारा मार्केट में कमर्शियल पर्पज़ में हम यूज़ करते हैं, जो मार्केट में बिकता है। ग्लूकॉन डी हो गया, या फिर जो हम लोग ड्रिप में चढ़ाते हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं, डी ग्लूकोज में आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमारा, हमने क्या किया, हमने एक स्टार्च का मॉलिक्यूल ले लिया, उसको हमने एसिड से तुड़वाया, तो उसके अंदर जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे वो अलग अलग हो गए। उसी को हमने पैक करके क्या कर दिया, मार्केट में बेच दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। फिर इसके बाद है हमारा कुक्ड स्टार्च में कौन सा पाया जाएगा, पैनकेटिक एमाइलेज और स्लाइवरी एमाइलेज। उसको किस में तोड़ देता है, डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है। और डेक्स्ट्रीन उसको किस में डेक्स्ट्रीन से आगे जा करके वो माल्टोज में टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब मैं रोटी को च्यू करती हूँ, रोटी चबाती हूँ मुंह में, मैंने रोटी को खा लिया, रोटी को च्यू किया, उसको हमने चबाया रोटी को, तो रोटी में क्या होता है, हमारे जो सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उस रोटी पे एक्ट करेगा और उस रोटी में जो स्टार्च पाया जाता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रिन बोलते हैं। और डेक्स्ट्रिन क्या होता है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसलिए वो मीठा हो जाता है। तो मुंह में जो, इसलिए हमें मीठा लगने लगती है रोटी खाने में, जब हम उसे मुंह में चबाते हैं तो हमें मीठी लगने लगती है। उसका रीज़न ये है कि जो स्टार्च है वो तो टेस्टलेस होता है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट नहीं है। लेकिन जो हमारा डेक्स्ट्रीन है ये हमारा मीठा होता है, स्वीट होता है टेस्ट में, ठीक है। तो जब हमने खाया, हमने रोटी खाई, यानी कि हमने स्टार्च खाया, स्टार्च खा के हमने मुंह में चबाया, तो हमारे मुंह में जो स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम है उसने उस स्टार्च को तोड़ा, ठीक है। तोड़ करके किस में तोड़ा, डेक्स्ट्रीन में तोड़ा। इससे क्या हुआ, डेक्स्ट्रीन में और छोटे फॉर्म में टूट गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, छोटे फॉर्म को, जो मान लीजिए ये हमारी क्या है, स्टार्च की चेन है, ठीक है। इस पे हमारा स्लाइवरी एमाइलेज ने एक्ट किया, तो इसको बीच में से तोड़ दिया, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चेन्स को तोड़ दिया, तो ये क्या चेन कहलाएंगी, ये डेक्स्ट्रीन कहलाएंगी, ठीक है। और ये डेक्स्ट्रीन ही क्या होती हैं, स्वाद में मीठी होती है, इसीलिए हमें ब्रेड हो गई, रोटी हो गई, ये हमें थोड़ी देर चबाने के बाद क्या लगने लगता है, टेस्ट में मीठी लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर ये हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। अब ये एमाइलेज इसको और आगे तोड़ेगा, ठीक है। अब आगे तोड़ेगा तो किसमें टूट जाएगा, ये माल्टोज में टूट जाएगा। तो जो भी मैंने स्टार्च खाया वो पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट डेक्स्ट्रीन में टूटेगा, ठीक है, और फिर वो आगे जाकर के माल्टोज में टूट जाएगा, वही डेक्स्ट्रीन। ये था हमारा स्टार्च, ठीक है। स्टार्च टूटा किस में, डेक्स्ट्रीन में, ठीक है। ये डेक्स्ट्रीन की चेन टूटी, और ये डेक्स्ट्रीन किस में टूटा, ये डेक्स्ट्रीन टूटा माल्टोज में, ठीक है। दो यूनिट हमारी किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। तो ये क्या कहलाइए, आगे जाकर के माल्टोज में टूट गया, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। फिर है हमारा, इसके बाद
अब सीरियल एंड मिलेट्स में हमारा कितना स्टार्च पाया जाता है? लगभग 65 से 85% तक स्टार्च पाया जाता है। अब सीरियल्स एंड मिलेट्स जो होती हैं, हमारे अनाज होते हैं जितने भी, अनाज में लगभग हमारा 65 से 85% तक का क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। रूट्स एंड ट्यूबर में 19 से 35% तक हमारा स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, तो लगभग इतना परसेंट हमारा स्टार्च इनमें, ठीक है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो ये जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है, जैसे हमारे पास जो ये एमाइलोज की चेन है, ठीक है, और ये एमाइलोपेक्टिन की चेन है, दोनों मिलकर के क्या बनाती है? स्टार्च की चेन बनाती है। ठीक है, तो स्टार्च जब टूटेगा तो उसमें से क्या निकलेगी? एक एमाइलोज की चेन निकलेगी और एक एमाइलोपेक्टिन की चेन निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? स्टार्च की दो चेन, स्टार्च के अंदर दो चेन पाई जाती है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। पैक्टिन है ये, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन, PECTIN, एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर है दोनों चेन्स में? एक तो किसी भी मॉलिक्यूल, स्टार्च के मॉलिक्यूल में, ठीक है, ये स्टार्च का मॉलिक्यूल है, किसी भी स्टार्च के मॉलिक्यूल में हमारा क्या पाया जाएगा? स्टार्च के मॉलिक्यूल में हमारी एक कुछ तो एमाइलोज की चेन पाई जाएगी और कुछ एमाइलोपेक्टिन की चेन पाई जाएगी। इन दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा? एक स्टार्च का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो ये स्टार्च दोनों ही चेनों में क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज पाया जाएगा। ठीक है, ये एमाइलोज की चेन भी ग्लूकोज से बनी हुई होगी और एमाइलोपेक्टिन की चेन भी हमारी किससे बनी हुई होगी? ग्लूकोज से बनी हुई होगी। तो कितना है एमाइलोज? लगभग हमारा एमाइलोज होता है 500 से 5000 मॉलिक्यूल तक हमारे ग्लूकोज के पाए जाते हैं एमाइलोज में। ठीक है, यहाँ क्या है? 50,000 से 5 लाख तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें पाए जाते हैं एमाइलोपेक्टिन में, यानी कि एमाइलोज जो है वो छोटी चेन है, एमाइलोपेक्टिन जो है वो बड़ी चेन है। ठीक है, अब 20 to 30% स्टार्च में एमाइलोज पाया जाएगा और बाकी का 70 to 80% एमाइलोपेक्टिन पाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। इसमें 1,4 लिंकेज पाया जाता है, इसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ब्लू कलर विद आयोडीन, अगर हम इसे ब्लू कलर, एमाइलोज में ब्लू कलर डालेंगे आयोडीन टेस्ट पे, तो ये क्या देगा? ब्लू कलर देगा। ठीक है, एमाइलोज क्या देगा? जब हम उसके साथ आयोडीन टेस्ट लगाएंगे तो वो क्या देगा? ब्लू कलर देगा। ठीक है, और इसका डाइजेशन जो होता है वो डिले होता है और ये वाटर में आसानी से डिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो इसको डिजॉल्व होने में टाइम लगेगा, इसीलिए इसका डाइजेशन भी क्या होगा? थोड़ा धीमे होगा। ठीक है, इसी तरीके से एमाइलोपेक्टिन है, एमाइलोपेक्टिन में क्या है? हमारा 70 to 80% तक एमाइलोपेक्टिन चेन पाई जाती है स्टार्च में। ये ब्रांच चेन है। ठीक है, जैसे ये तो स्ट्रेट चेन थी, अनब्रांच चेन थी, यानी कि स्ट्रेट चेन थी, ये हमारी ब्रांच चेन है। ठीक है, इसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज दोनों पाए जाते हैं और आयोडीन टेस्ट पे ये क्या देगा आपको? आयोडीन टेस्ट जब हम ले रहे हैं तो ये क्या देगा आपको? पर्पल कलर देता है। ये ज़्यादा सॉल्युबल है और फास्ट डाइजेस्टेबल इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो जल्दी हो जाती है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में, तो एमाइलोज समझ में आ गया। एमाइलोज में क्या है? देखो ये ग्लूकोज की चेन है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन होगी एमाइलोज की। ठीक है, समझ में आया? तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, तो इसमें हमेशा स्ट्रेट चेन पाई जाएगी, तो इसमें कौन सा लिंकेज पाया जाएगा? 1,4 लिंकेज पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको उसमें समझाया था जब हमने वो पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी कि 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज हमारा क्या होता है। ठीक है, तो 1,4 लिंकेज में मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ से ये देखो ये हमारा क्या है? 1,4 लिंकेज है, ये वाला ही मैंने आपको बताया था। फर्स्ट कार्बन और ये फोर्थ कार्बन आपस में यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा? जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज ये है और एक ग्लूकोज ये है। ठीक है, ये फ्रक्टोज है ये। ठीक है, एक ग्लूकोज ये वाला है हमारा, ये वाला एक ग्लूकोज है और एक ग्लूकोज ये है। ठीक है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, दोनों ग्लूकोज कहाँ से जुड़े हुए हैं? यहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं दोनों ग्लूकोज। तो आप अगर देखोगे तो ये पहला कार्बन है एक ग्लूकोज का, ये फोर्थ कार्बन है, तो ये लिंकेज क्या है? 1,4 लिंकेज है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया जब हमने ये वाला एमाइलोज पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि इसमें 1,4 लिंकेज पाया जाता है और इसमें 1,4 लिंकेज पाया जाता है, इसमें 1,4 और 1,6 दोनों लिंकेज पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ब्रांच चेन है, इसमें क्या होगा? एक तो ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक मॉलिक्यूल इसका इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, एक इधर भी जुड़ा होगा, तो ब्रांचेज निकली हुई होती हैं। ठीक है, ब्रांचेज निकली हुई होती है, तो एक तो इसका
एक तो आपका 1,4 लिंकेज पाया जाएगा इसमें, और एक पाया जाएगा 1,6 लिंकेज। 1,6 लिंकेज वाला एग्जाम्पल इसमें है नहीं, पर मैंने पढ़ाया है जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ठीक है। तो उसमें देख लेना आप, ये वाले पीछे के जो चैप्टर्स है उसमें 1,6 लिंकेज भी बताया गया है कि किस तरीके से 1,6 लिंकेज हमारा इसमें बनता है, ठीक है। अगर हम ऊपर से जोड़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये तो हमने यहाँ से जोड़ा है तो 1,4 लिंकेज हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये ऊपर भी जुड़ेगा तो ये 6 कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है, 1 और 6 कार्बन से जुड़ेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 1,6 लिंकेज भी इसको बोलेंगे, ठीक है। जो ये वाला है हमारा, ये वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे, 1,6 लिंकेज भी यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि जब दूसरा कार्बन अगर ऊपर की तरफ एक वो जुड़ेगा ग्लूकोज, ये ठीक है। तो जब हमारा ऊपर की तरफ ग्लूकोज जुड़ेगा, यहाँ से मान लो यहाँ से जुड़ रहा है हमारा ग्लूकोज, ठीक है, 6 कार्बन से, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ से फर्स्ट कार्बन होगा, इधर की तरफ से 6 कार्बन होगा। जैसे यहाँ से फर्स्ट कार्बन है, 4th कार्बन, तो जो दूसरा ग्लूकोज जुड़ा होगा उसका फर्स्ट और 6th पे आएगा ये, इसीलिए इसमें क्या आएगा, ब्रांच चेन में क्या पाया जाता है, 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये वाला समझ में आ गया ना सबको। तो ये हमने बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से डिस्कस किया है। इसके बाद हमारा है, अब इसमें क्या है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में। तो एमाइलोज को अब देखो, इसमें क्या है, हमारा सिर्फ 1,4 लिंकेज है हमारे एमाइलोज में सिर्फ 1,4 लिंकेज है, क्योंकि सिर्फ ये पाया जा रहा है, एक कार्बन यहाँ से जुड़ रहा है, एक कार्बन यहाँ से जुड़ रहा है, ठीक है। ग्लूकोज का एक कार्बन यहाँ से तो जुड़ रहा है, यहाँ से जुड़ रहा है, तो इसको हमने क्या बोला है, 1,4 लिंकेज बोला है, ठीक है। अब ये टूटेंगे भी, इनके पास टूटने के लिए 2 ही जगह है। अगर इनके अंदर वाटर को जाना है तो वो सिर्फ या तो यहाँ से तोड़ सकता है वाटर इसको, या फिर यहाँ से तोड़ सकता है, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए भी वाटर के पास सिर्फ 2 ही जगह है, तो ये आसानी से सॉल्युबल नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया हमारा लिंकेज, ठीक है, ये हो गया लिंकेज, तो इसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक जगह ये मिलेगी, और आगे वाले को तोड़ने के लिए एक जगह ये मिलेगी, ठीक है। तो इसे सॉल्युबल होने में थोड़ा टाइम लगाता है 1,4 लिंकेज वाला, ठीक है। लेकिन 1,6 लिंकेज में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल तो हमारा ग्लूकोज का ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये जुड़ा हुआ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ से जुड़ा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ से जुड़ा है। तो क्या होगा, यहाँ से भी इसको तोड़ने की जगह मिल जाएगी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो ये जल्दी टूट जाएगा। तो वाटर इसे आसानी से तोड़ सकता है, और इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी जो हमारी अमाइलोपेक्टिन की सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि ब्रांच चेन है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, ये जल्दी घुल जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा एमाइलोपेक्टिन, जबकि एमाइलोज को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए ग्लूकोज, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको हम ये वाला सजेस्ट करते हैं कि जिसमें वो स्टार्च खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, क्योंकि डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, इतनी देर में उसका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हाई नहीं होगा। लेकिन ये वाला अगर वो खाएंगे तो इससे क्या, एमाइलोज अगर वो खाते हैं तो उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो शूट अप हो जाएगा, एकदम से टूट जाएगा और बॉडी में जाकर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। तो डायबिटिक पेशेंट को हम ये वाला सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बॉडी के लिए कौन सा अच्छा माना जाएगा, एमाइलोपेक्टिन माना जाएगा, क्योंकि ये एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता और आपके ग्लूकोज का जो कंट्रोल है वो बनाए रखता है, आपकी बॉडी में एकदम से आपके ब्लड में जाके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टार्च। अभी जो हमने पीछे पढ़ी थी, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो पीछे पढ़ी थी वो हमारी शुगर्स की फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ थी, जो हमने ये वाली पढ़ी थी, ठीक है। ये फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ किसकी थी, शुगर्स की थी। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। शुगर्स यानी कि मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स की, जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें कैरामलाइजेशन था और मिलार रिएक्शन था। तो ये शुगर्स की प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इसके अब हम किसकी पढ़ रहे हैं, अब हम स्टार्च की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पॉलीसैकेराइड्स में जो हमारा स्टार्च है उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं कि वो हमारे फूड में क्या क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमारा स्टार्च में एक तो फंक्शनल प्रॉपर्टी में क्या है, जब भी हम स्टार्च मॉलिक्यूल को वाटर और हीट के साथ क्या करते हैं, वाटर के साथ हीट करते हैं, उसे स्टार्च मॉलिक्यूल है उसको पानी में डाला और उसको हीट किया, ठीक है। यानी कि उसको पानी में डाल के हमने स्टार्च को अगर हम बॉईल करेंगे, जैसे कि हम किसको करते हैं, वो बनाते हैं
चावल बनाते हैं इसमें, या फिर हम सूप इसका मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगता है, ठीक है। तो सूप का पाउडर होता है हमारे पास, एक तरह से वो स्टार्च का पाउडर है। हमने क्या किया, उस गर्म पानी में उसको डाला, गर्म पानी को गर्म किया, तो वो क्या हो जाता है, एक कंसिस्टेंसी सी ले लेता है, जेल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, जेलेटिनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा स्टार्च मॉलिक्यूल को जब हम वाटर में हीट करते हैं तो स्टार्च मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो स्वेल अप हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या करने लगते हैं, स्वेल करने लगते हैं, फूट जाते हैं। ये स्टार्च मॉलिक्यूल है, जब इसमें पानी आएगा तो पानी इसके अंदर घुस जाएगा, तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल जो होगा वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है, स्वेल हो जाएगा और ये रप्चर हो जाएगा, ब्रोकन डाउन एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ये हमारा स्टार्च मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर एमाइलोज चेन पाई जा रही है और एमाइलोपेक्टिन चेन मिली हुई है, ठीक है, दोनों। जब इसके अंदर वाटर आया तो सबसे पहले ये क्या करेगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है, इसकी एमाइलोज चेन और एमाइलोपेक्टिन चेन, और फिर क्या होगा, टूट जाएगा, एमाइलोज चेन अलग हो जाएंगी और एमाइलोपेक्टिन चेन इसकी अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा स्टार्च मॉलिक्यूल को हम वाटर और हीट के साथ जब हम उसे गर्म करते हैं तो स्टार्च मॉलिक्यूल स्वेल अप हो जाता है, ब्रोकन डाउन एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में वो टूट जाता है, ठीक है। फिर इसमें हमारा क्या है, जेलेसन है, यानी कि ये क्या करता है, स्टार्च जेल फॉर्मेशन को बनाने, जेल के फॉर्मेशन को बनाने में ये बनाना शुरू करता है, ठीक है, जेल बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेलेटिनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो स्टार्च मॉलिक्यूल है उसको वाटर और हीट के साथ हमने उसे बॉईल किया, स्टार्च मॉलिक्यूल स्वेल अप हुए, फूले, वो इससे उनके अंदर का जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन था वो टूट गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आएगी हमारी जेलेशन, यहाँ पे क्या बनेगा, फिर सबसे पहले यहाँ पे जेल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा सूप में जेल बनने लगता है, ठीक है। जब ये और आगे जाएगा तो जेलेटिनाइजेशन कहलाएगा, जब ये अच्छे से जेल बन जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेलेटिनाइजेशन बोलेंगे। जेलेटिनाइजेशन के बाद हमारा रिट्रोग्रेडेशन होता है, फिर मार्बलिंग होता है, फिर हमारा सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो अब क्या है, इसी को हमने यहाँ डिटेल में दिया है इधर की तरफ। तो स्टार्च मॉलिक्यूल को, स्टार्च को हम लिक्विड और हीट के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब उसे हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, स्टार्च मॉलिक्यूल स्वेल अप हो जाएगा और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर वाटर को आने देगा। इससे क्या होगा, उसके बीच के जो H बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो उसके बीच के मॉलिक्यूल्स है, जितने भी हमारे अंदर वो है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन चेन है, तो उनके बीच की क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो टूट जाएगी, ठीक है, वो टूट जाएगी। तो इससे क्या होगा, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो है वो रिलीज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और इससे क्या बनेगा, स्टार्च का पेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि गाढ़ापन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका गाढ़ापन बढ़ जाएगा, इसको हम जेलेटिनाइजेशन बोलते हैं। कुछ समय बाद जब हम इसे ठंडा करेंगे, ठीक है, कूलिंग एंड स्टोरेज, कुछ समय बाद हम इसे ठंडा करके रख देते हैं और स्टोरेज कर देते हैं, तो यहाँ क्या होगा, हमारा जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो रिलीज हुआ था वो वापस से क्या बनाना शुरू कर देगा, बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेडेशन बोलते हैं। जेलेटिनाइजेशन के बाद क्या होगा, रिट्रोग्रेडेशन होगा, ठीक है। तो हमारा जेल बनना शुरू हो गया, जेल बनने के बाद जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन था जो टूट गया था, अलग हो गया था, वही एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन वापस अपने बॉन्ड में, जो भी उसका शेप था और अपना बॉन्ड था, वो उसमें वापस आने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर है हमारा, फिर जब वो वापस आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिट्रोग्रेडेशन बोलेंगे, ठीक है, रिट्रोग्रेडेशन। जब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो रिलीज हुआ था वो वापस बॉन्ड बनाने की कोशिश करने लगता है, अपने बॉन्ड वापस बनाने लगता है। इसके बाद जब वो अपने बॉन्ड वापस बना लेगा तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो वापस वो किस में आने लगेंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आने लगेंगे, एक ठोस सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्बलिंग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मार्बलिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी मार्बलिंग में क्या होगा, जब ये मार्बलिंग होगी तो इसमें से वाटर अलग होने लगेगा, ठीक है, वाटर अलग हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस और वीपिंग बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रिज में हमने चावल बनाए, ठीक है, हमने चावल को खूब अच्छे से बॉईल किया। हम तो कम बॉईल करके खा लेते हैं, लेकिन आप अगर इसे बहुत देर तक बॉईल करते रहोगे खूब सारे वाटर में तो जेल फॉर्म ले लेगा चावल, ठीक है। जेल फॉर्म लेने के बाद उसको आप फ्रिज में रख दो, ठीक है। जब आप फ्रिज में रखोगे तो वो जो चावल थे वो दोबारा से ठोस होने लगेंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा मार्बलिंग है, ठीक है। और जब वो बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेडेशन बोलते हैं। तो वापस वो क्या करेंगे, ठोस आकार में आने लगेंगे और आप देखोगे चावल के ऊपर वाटर
अलग हो जाएगा चावल का, क्योंकि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जब वापस जुड़ता है तो उसके बीच में जितना भी वाटर होता है वो वाटर को बाहर भेज देता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो जो भी आपकी बाउल होगी जिसमें चावल होंगे, ये आप मान लो चावल है तो इसके ऊपर वाटर वाटर आपको दिखाई देने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस या फिर वीपिंग बोलते हैं। रिमूव वाटर फ्रॉम जेल, इसमें क्या कहते हैं, हम वाटर को रिमूव करते हैं, रिमूव हो जाता है वाटर किससे, जेल से। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा वाटर जेल से रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये हमारा है सिंथेसिस या इसको वीपिंग भी हम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें से हमारा जेलेसन हो गया, जेलेटिनाइजेशन हो गया, रिट्रोग्रेडेशन हो गया, मार्बलिंग हो गया और फिर हमारा सिंथेसिस हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, जेल बनाना शुरू करेगा जब हम वाटर को, जब हम क्या करते हैं, हमारे स्टार्च मॉलिक्यूल को गर्म पानी में हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो उसके अंदर का जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है वो रप्चर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रोकन डाउन हो जाएंगे और वो किस फॉर्म में आने लगेंगे, जेल के फॉर्म में आने लगेंगे। ठीक है, फिर हम उसे अगर कुछ टाइम के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे, कूल करके पानी में हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो उसके अंदर का जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है वो रप्चर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रोकन डाउन हो जाएंगे और वो किस फॉर्म में आने लगेंगे, जेल के फॉर्म में आने लगेंगे। ठीक है, फिर हम उसे अगर कुछ टाइम के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे, कूल करके स्टोरेज में डाल देंगे, कूलिंग करके स्टोरेज में, तो वहां से क्या होगा, वो वापस से जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है वापस से बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। इसको हम रिट्रोग्रेडेशन बोलते हैं। जब वो बॉन्ड बना लेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा, वापस से वो ठोस स्ट्रक्चर में आने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा चावल जो है वापस अपनी शेप लेने की कोशिश करता है। जब वो बॉईल करने के बाद आप उसे रख दो तो कुछ दिनों में वो वापस अपना शेप लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम रिट्रोग्रेडेशन बोलते हैं। रिट्रोग्रेडेशन के बाद हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसको मार्बलिंग बोलेंगे। फिर हमारा है सिंथेसिस और वीपिंग। हमारे इसके बाद जब वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लेगा तो उसके अंदर से जितना भी वाटर है वो वाटर को बाहर निकाल देगा। तो आप देखोगे आपके जो भी आपका फूड आइटम है उसके ऊपर वाटर वाटर आपको देखने को मिलेगा। तो रिमूव वाटर फ्रॉम जेल, जब जेल में से वाटर को रिमूव हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस यानी कि वीपिंग हम इसको बोलते हैं। फिर है हमारा सेपरेट लिक्विड फ्रॉम जेल भी बोल सकते हो। जेल में से हमारा क्या हो गया, लिक्विड जो है वो सेपरेट हो गया। अब जेल फॉर्म जेलेटिनाइजेशन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये जो जेलेटिनाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जितना ज़्यादा एमाइलोपेक्टिन हमारे स्टार्च में पाया जाएगा। ठीक है, यानी क्योंकि एमाइलोपेक्टिन क्या था, ब्रांच चेन वाला था, तो जितना ज़्यादा ब्रांच चेन होंगी वो आसानी से टूट पाएगी और जेल फॉर्मेशन वो अच्छे से लेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हमारे उसमें एमाइलोपेक्टिन होगा, स्टार्च गुड थिक पेस्ट वो बनाएगा। ठीक है, फिर है बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा स्टार्च का उतना ही अच्छा बड़ा गुड और थिक पेस्ट बनेगा। ठीक है, थिक जेल बनेगा। फिर है हमारा, अगर फैट, प्रोटीन, शुगर या सॉल्ट को हम ऐड करते हैं जेलेटिनाइजेशन की प्रोसेस के टाइम पे, तो जेलेटिनाइजेशन क्या होगा, डिले होगा। ठीक है, जेलेटिनाइजेशन एकदम बनने में टाइम लगेगा फिर, क्योंकि ये क्या करेगा, मान लीजिए हमने फैट डाल दिया तो स्टार्च मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा, फैट जो है एक परत चढ़ा देगा। ठीक है, एक लेयर बिल्कुल चढ़ जाएगी हमारे स्टार्च मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसके चलते उसको टूटने में टाइम लगेगा और उसमें उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, रिलीज होने के लिए एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को। तो अगर हम फैट, प्रोटीन, शुगर या सॉल्ट मिला, ये वाली चीज़ें हम जेल बनाते समय इनको डालते हैं तो हमारा क्या होगा, जेलेटिनाइजेशन जो होगा वो डिले हो जाएगा। ठीक है, कम जेल बनेगा, अच्छा जेल नहीं बनेगा। स्टीयरिंग, अगर आप स्टीयरिंग करते हैं, बार बार आप उसको हिला रहे हैं, स्पून से हम स्टीयर कर रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, हमारा जो जेल बन रहा है, तो इससे क्या होगा, उसका जेलेटिनाइजेशन आपका धीमा हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, उसके बॉन्ड्स को जो वो प्रोसेस चल रही है उसके बीच में आप उसको तोड़ दोगे। ठीक है, तो स्टीयरिंग से भी हमारा जेलेटिनाइजेशन धीमे होता है। वाटर हमारा सफिशिएंट होना चाहिए जब जेल बन रहा है। ठीक है, अगर आपको जेल बनाना है तो आपको उसमें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर डालना होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जेल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो जितना ज़्यादा एमाइलोपेक्टिन होगा उतना अच्छा थिक जेल बनेगा, जितना बड़ा स्टार्च का मॉलिक्यूल होगा उतना अच्छा थिक जेल बनेगा। इसके अलावा फैट, शुगर, प्रोटीन या सॉल्ट, अगर हमने कुछ एडिशनल चीज़ अपने जेलेटिनाइजेशन के समय डाली है तो जेलेटिनाइजेशन हमारा धीमे हो जाएगा। स्टीयरिंग से हमारा जेलेटिनाइजेशन धीमे होगा और हमारा जो वाटर है सफिशिएंट अमाउंट में, यानी कि वाटर अच्छा अमाउंट में होना चाहिए, नहीं तो हमारा जेलेटिनाइजेशन यानी कि जेल बनने की जो प्रोसेस है वो ठीक से नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेलेटिनाइजेशन की प्रोसेस एग्जाम में आती है। ठीक है, तो ये हमारे स्टार्च के फंक्शनल प्रॉपर्टी है, जेलेटिनाइजेशन और हमारा जेलेसन, जेलेटिनाइजेशन, रिट्रोग्रेडेशन, मार्बलिंग और सिंथेसिस। इसके अलावा दूसरी हमारी है
जेलेटिनाइजेशन के अलावा, जिसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रिनाइजेशन, ठीक है। जो हमारा हमने देखा था ना कि जब हमारे मुंह में हम स्टार्च को चबाते हैं तो स्टार्च क्या करता है, जब हम मुंह में स्टार्च को चबा रहे हैं तो स्टार्च किसमें, एमाइलोज इसको स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये वही वाले प्रोसेस है डेक्स्ट्रिनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, हमारी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, यानी कि इसको नॉन एंजाइमेटिक यानी कि कोई भी एंजाइम के चलते यहाँ ब्राउनिंग नहीं हो रही है और ना ही कोई ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, जैसे कि हमारी शुगर्स में हमने देखी थी ना मिलार्ड रिएक्शन, और दूसरी कौन सी, कैरामलाइजेशन, ठीक है। वो शुगर्स में पाई जाती है ब्राउनिंग रिएक्शन। ये हमारी डेक्स्ट्रिनाइजेशन जो है ये हमारी स्टार्च में पाई जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, स्टार्च में हमारी डेक्स्ट्रिनाइजेशन पाई जाती है और हमारी शुगर्स में कौन सी पाई जाती है, शुगर्स में हमारी कैरामलाइजेशन और मिलार्ड ब्राउनिंग रिएक्शन पाई जाती हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। अब हमारा डेक्स्ट्रिनाइजेशन क्या है, हमारा नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है। इसमें क्या होता है, स्टार्च को अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ड्राई हीट पे बेकिंग करेंगे या रोस्टिंग करेंगे, भूनेंगे हम स्टार्च को, तो वो क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रिन, तो वो किस में टूट जाएगा, डेक्स्ट्रिन में टूट जाएगा, ठीक है। वो किस में टूटेगा, डेक्स्ट्रिन में टूटेगा, डेक्स्ट्रिन में टूटेगा और वो ब्राउन कलर देगा, ठीक है। डेक्स्ट्रिन में टूट के कौन सा कलर देगा, ब्राउन कलर देगा। या जैसे और ब्राउनिंग ऑफ ब्रेड है, इसमें ब्रेड लिखा हुआ है जो आया नहीं है, तो ब्राउनिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है। ब्राउनिंग ऑफ ब्रेड इसका एक एग्जाम्पल है। जब हम टोस्ट बनाते हैं, ठीक है, हमने टोस्ट बनाने के लिए या फिर सिंपल सा जब हम चपाती को सेकते हैं, चपाती को जब हम गैस के ऊपर सेकते हैं तो उसमें आप देखोगे ब्राउन ब्राउन सा कलर आ जाता है चपाती में। वो क्यों आता है, क्योंकि जो उसका स्टार्च है रोटी का, ठीक है, रोटी का स्टार्च किस में टूट जाता है, ड्राई हीट से, वो हमारा डेक्स्ट्रिन में टूट जाता है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रिन में, स्टार्च को डेक्स्ट्रिन में तोड़ने के लिए कितने चीज़ें हैं, एक तो वो हमारे सलाइवा में टूट सकता है, सलाइवा में जो सलाइवरी एमाइलेज है वो उसे स्टार्च को डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा वो किस में डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो सकता है, जब हम उसे भून रहे हैं स्टार्च को तो वो डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि जब रोटी मैंने डाली या फिर ब्रेड को मैं टोस्ट कर रही हूँ, ब्रेड को भून रही हूँ सूखी ड्राई हीट में, ठीक है, गैस के ऊपर जब मैंने टोस्ट किया है उसको ब्रेड को, तो आप देखोगे वो ब्राउन ब्राउन हो जाती है और खाने में भी उसका जो टेस्ट होता है वो मीठा लगने लगता है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो स्टार्च है जब हम उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ड्राई हीट में हम उसे बेकिंग या रोस्टिंग करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो आपकी डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ आपको ब्राउनिंग देखने को मिलती है। इसे बोलते हैं ब्राउन, जैसे एग्जांपल क्या है, ब्राउनिंग ऑफ ब्रेड। फिर हमारा क्या है, स्वीट इन टेस्ट होता है। ये मैंने बताया कि डेक्स्ट्रिन क्या होता है, आपके टेस्ट में स्वीट होता है और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो आपका टूट जाता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो स्टार्च इतने सारे लिंकेज से बना हुआ था, जिसके बीच में हर मॉलिक्यूल के बीच में इतने सारे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाए जा रहे थे, वो टूट जाते हैं, ठीक है। इसके चलते टूटने के बाद क्या बन जाता है, डेक्स्ट्रिन बन जाता है, ठीक है। तो ये आसान था, एग्जाम में हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है। लॉन्ग चेन स्टार्च मॉलिक्यूल्स, स्टार्च ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर चेन, ठीक है। तो डेक्स्ट्रिन होता ही क्या है, डेक्स्ट्रिन सिंपल सी बात है, स्टार्च जो हमारे स्टार्च की बहुत लंबी चेन है वो हमारी छोटी छोटी चेन में टूट गई है, तो वही क्या है, हमारा डेक्स्ट्रिन है। यही डेक्स्ट्रिन आके किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा, सॉरी माल्टोज में टूटेगा, ठीक है। यही माल्टोज जाकर के किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग होकर 2 ग्लूकोज की यूनिट बना देंगे, ठीक। तो ये क्या है, ये हमारा डेक्स्ट्रिनाइजेशन की प्रोसेस है जो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है। तो स्टार्च में हमारी 2 तरह की रिएक्शंस होती है, एक है हमारी जेलेटिनाइजेशन, ठीक है। एक रिएक्शन हमारी कौन सी है, जेलेटिनाइजेशन है ये वाली, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन कौन सी, ये जेलेटिनाइजेशन के ही पार्ट हैं आगे जाकर के, ठीक है। जेलेटिनाइजेशन की जो फर्दर प्रोसेस होती है ये वही है, ठीक है। ये वाले ये सब जेलेटिनाइजेशन के फर्दर प्रोसेस है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा डेक्स्ट्रिनाइजेशन है। तो स्टार्च में हमारी 2 पाई जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है हमारा ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन है, अब स्टार्च खत्म हो गया, स्टार्च के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारा क्या है, इसमें हमारे ग्लूकोज की 5000 से 10,000 तक की यूनिट पाई जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने बायोकेमिस्ट्री देखी थी। तो ग्लाइकोजन में क्या है, हमारा एनिमल स्टार्च भी हम इसको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमने जो भी ग्लूकोज खाया है, ठीक है, मान लो मैंने स्टार्च खाया, मैंने डेक्स्ट्रिन खाया, जो भी मैंने खाया है वो मेरी बॉडी में जाकर के किस में टूटा, ग्लूकोज में टूटा, ठीक है। जब वो ग्लूकोज में टूटा तो वो ब्लड में किस में गया, ग्लूकोज के रूप में वो मेरी ब्लड की वेसल्स में चला गया, ठीक है। वहां जाके वो क्या करेगा, जितना मेरे को जरूरत है वो मेरी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोजन है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो क्या करेगा, वो मेरे लीवर में और मसल्स में जाकर के स्टोर हो जाएगा, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। समझ में आया इतना।
तो ये क्या है हमारा 5000 से 10,000 ग्लूकोज यूनिट हमारी पाई जाती है ग्लाइकोजन में। ये हमारा एनिमल स्टार्च इसको बोलते हैं। मसल्स में हमारा 350 ग्राम तक का ग्लाइकोजन जो है स्टोर होता है और लीवर में लगभग 200 ग्राम तक ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये हमारे एनिमल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की रिजर्व फॉर्म है। ठीक है, एनिमल बॉडी में क्या है हमारी कार्बोहाइड्रेट की रिजर्व फॉर्म है। जैसे कि जब भी मैंने खाना खाया, मेरी बॉडी में जितना भी स्टार्च था वो ग्लूकोज में टूटा, वो ग्लूकोज मेरी वेन्स में गए, तो जितना मेरी बॉडी को चाहिए था मेरी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, बाकी का वो लीवर में जाके या मसल्स में जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर हो गया। तो जब भी अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी बॉडी को, अब जब भी मेरा ग्लूकोज बॉडी का ख़त्म हो जाएगा, तो ये ग्लाइकोजन और जो ये ग्लाइकोजन जो है जो लीवर में था और जो हमारे मसल्स में था, यही हमारा टूट करके मुझे वापस एनर्जी देगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट, एनिमल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की रिजर्व फॉर्म है। ठीक है, रिजर्व फॉर्म मतलब इकट्ठा हुई फॉर्म जो है वो हमारी क्या है, ग्लाइकोजन है, जो बॉडी में एनिमल बॉडी में हमारी स्टोर होती है। जैसे कि प्लांट्स में हम स्टार्च के रूप में ग्लूकोज स्टोर होता है, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में यानी कि एनिमल बॉडी में जो हमारे एनिमल किंगडम है, ह्यूमंस हो गए और जितने भी जानवर हैं एनिमल्स हो गए, इनकी बॉडी में किसके फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है कि प्लांट में किसकी फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर रहता है, तो प्लांट में हमारा स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है, और जो हमारे ये हैं जो हमारे एनिमल बॉडीज़ हैं यानी कि ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स की बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। ठीक है, फिर है हमारा फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये अब ये टॉपिक सारे खत्म हो गए जिसमें हमने ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा स्टार्च के बारे में, ये हमारे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हमने देखा, और हमने इसमें डाइसैकेराइड्स और फिर मोनोसैकेराइड्स के बारे में हमने ये टॉपिक को देखा था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस हमारी बॉडी में क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, कई बार एग्जाम में ये आते हैं। तो इसमें हमारा फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में अगर तुम देखोगे तो सबसे पहला है फंक्शंस है प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल सेल्स। जो भी कार्बोहाइड्रेट मैंने खाया है वो क्या करेगा, मेरी बॉडी की सभी सेल्स को क्या देगा, एनर्जी देगा, क्योंकि ग्लूकोज में टूटेगा और वो मेरी बॉडी की सभी सेल्स को क्या देगा, एनर्जी देगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मैं खा रही हूँ तो वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी किलो कैलोरी एनर्जी देगा, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है, अगर मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाऊंगी तो मेरी बॉडी में कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये पीजीटी टीजीटी में कई बार मैंने देखा है इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपकी एनर्जी सप्लाई करता है ब्रेन के लिए। अगर ब्रेन में एनर्जी आपको पहुंचानी है तो आपको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है। ठीक है, इसके अलावा लैक्टोज, जो आपके कौन सी शुगर है, लैक्टोज आपकी डाइसैकेराइड्स है, सबको पता है लैक्टोज हमारी क्या है, डाइसैकेराइड्स है। ठीक है, ये किसमें पाई जाती है, लैक्टोज आपकी डाइसैकेराइड्स में, लैक्टोज आपकी डाइसैकेराइड्स है, किसमें पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या काम करती है, तो जैसे हमने क्या पढ़ा था, मोनो, डाई और पॉली। ठीक है, तो लैक्टोज हमने देखा था जो हमारे डाइसैकेराइड्स का एक एग्जाम्पल था। तो ये किसमें पाई जा रही थी, हमारी मिल्क में। ठीक है, मिल्क के अंदर जो मिल्क की शुगर क्या कहलाती है, लैक्टोज कहलाती है। तो ये लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है ये। ठीक है, अगर लैक्टोज आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी की जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस जो 2 मिनरल्स हैं, कैल्शियम और फास्फोरस क्या है, हमारे 2 मिनरल्स हैं ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस हमारी बॉडी में क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, कई बार एग्जाम में ये आते हैं। तो इसमें हमारा फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में अगर तुम देखोगे तो सबसे पहला है फंक्शंस है प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल सेल्स। जो भी कार्बोहाइड्रेट मैंने खाया है वो क्या करेगा, मेरी बॉडी की सभी सेल्स को क्या देगा, एनर्जी देगा, क्योंकि ग्लूकोज में टूटेगा और वो मेरी बॉडी की सभी सेल्स को क्या देगा, एनर्जी देगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मैं खा रही हूँ तो वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी किलो कैलोरी एनर्जी देगा, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है।
ठीक है। अगर मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाऊंगी तो मेरी बॉडी में कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी? 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये पीजीटी टीजीटी में कई बार मैंने देखा है इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपकी एनर्जी सप्लाई करता है ब्रेन के लिए। अगर ब्रेन में एनर्जी आपको पहुंचानी है तो आपको क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा ग्लूकोज ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है। ठीक है। इसके अलावा लैक्टोज, जो आपके कौन सी शुगर है? लैक्टोज आपकी डाइसैकेराइड्स है। सबको पता है लैक्टोज हमारी क्या है? डाइसैकेराइड्स है। ठीक है। ये किसमें पाई जाती है? लैक्टोज आपकी डाइसैकेराइड्स में। लैक्टोज आपकी डाइसैकेराइड्स है, किसमें पाई जाती है? मिल्क में पाई जाती है। ठीक है। ये क्या काम करती है? तो जैसे हमने क्या पढ़ा था? मोनो, डाई और पॉली। ठीक है। तो लैक्टोज हमने देखा था जो हमारे डाइसैकेराइड्स का एक एग्जाम्पल था। तो ये किसमें पाई जा रही थी? हमारी मिल्क में। ठीक है। मिल्क के अंदर जो मिल्क की शुगर क्या कहलाती है? लैक्टोज कहलाती है। तो ये लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है ये। ठीक है। अगर लैक्टोज आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी की जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस जो 2 मिनरल्स हैं, कैल्शियम और फास्फोरस क्या है? हमारे 2 मिनरल्स हैं। ये क्या करते हैं? बॉडी में बोन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। टीथ हो गई, बोन हो गई, तो बोन हेल्थ को बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपका लैक्टोज कम होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा, जिसके चलते आपकी बोन्स जो होंगी वो वीक हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि ये किसका काम है? ये लैक्टोज का काम है, कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट स्पेयर प्रोटीन फॉर देयर प्राइमरी फंक्शन। अब क्या होता है ना, अगर कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, अगर मान लो मैं अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट पूरा ही हटा दूँ, ठीक है, तो उसको हटाने से क्या होगा? जो मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, अब एनर्जी तो मेरी बॉडी लेगी कहीं ना कहीं से, तो वो क्या करेगी? प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू कर देगी। ठीक है। और प्रोटीन का जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम है बॉडी बिल्डिंग का, तो प्रोटीन उस काम को छोड़ करके मुझे एनर्जी देना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा? मेरी जो बॉडी होगी वो और भी ज़्यादा वीक हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अगर कार्बोहाइड्रेट हटा दिया तो प्रोटीन जो है अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसके चलते क्या होगा? हमारी बॉडी जो है वीक हो जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि प्रोटीन अपना प्राइमरी फंक्शन करता रहे। ठीक है। फिर है बैक्टीरियल ग्रोथ इन गट। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसका एक काम ये भी है कि आपकी जो जैसे फाइबर हो गए, ठीक है, ये फाइबर हो गए और भी तरह के कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या करते हैं? आपके गट के, यानी कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो आपके आते हैं, उनके अंदर के जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, उनकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही साथ इनहेंस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ठीक है। और ये क्या करते हैं? फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने देते हैं। अगर मेरी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम है, ठीक है, मैंने कार्बोहाइड्रेट हटा दिया, तो क्या होगा? मेरी बॉडी क्या करेगी? मेरी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। सबसे पहले बॉडी किससे एनर्जी लेती है? कार्बोहाइड्रेट से लेती है। ठीक है। मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है डाइट में, तो बॉडी क्या करेगी? फैट से एनर्जी मांगने लगेगी। ठीक है। तो फैट क्या करेगा? फैट मेरी बॉडी को एनर्जी देने के लिए जल्दी जल्दी टूटने लगेगा। तो उसका जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, जो पूरी प्रोसेस होती है टूटने की, वो प्रोसेस होनी बंद हो जाएगी और फटाफट टूटेगा, जिसके चलते हमारी बॉडी में क्या बननी शुरू हो जाएंगी? कीटोन बॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो इसीलिए अगर कीटोन बॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी, और ये कीटोन बॉडीज क्या करेंगे? हमारा जो ब्लड है उसको एसिडिक कर देंगे। ठीक है। इससे लोगों की डेथ भी हुई है। जैसे आपने कीटो डाइट नाम का एक चीज़ सुनी होगी। इसमें कीटो डाइट में क्या होता है? जो बहुत एक्ट्रेस और एक्ट्रेस हो गई, वो क्या करती हैं? वो बॉडी को कार्बोहाइड्रेट पूरा हटा देती हैं और जितना भी उनकी बॉडी में फैट है उससे एनर्जी लेने की कोशिश करती हैं। तो वो फैट जब टूटता है, क्योंकि कंप्लीट तरीके से, क्योंकि फैट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो एनर्जी देना नहीं है, वो मजबूरी में एनर्जी देता है, फैट भी और प्रोटीन भी। ठीक है। तो जब वो एनर्जी देगा तो वो फटाफट टूटना शुरू करेगा, जिससे कि उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा ना उसका फैट का, तो उससे बॉडी में क्या होने लगेगी? एसिडिक ब्लड हो जाएगा। और लोगों की इसमें डेथ भी हुई है, जिन्होंने कीटो डाइट जो है वो यूज़ की है। ठीक है। अपने आप को पतला करने के लिए, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट हटा देंगे तो बॉडी में फैट इकट्ठा है उससे एनर्जी लेने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बदले क्या होता है? जो कीटोजेनिक इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि कीटोन बॉडीज बनने लगेंगे। कीटोन बॉडीज आपके जो ब्लड है उसको एसिडिक कर देगी, उससे आगे जाकर के आपको डेथ भी हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को ये होने देता है। अगर कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में है तो फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि एंटी कीटोजेनिक इफेक्ट ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्ले करेगा। ठीक है। इसके बाद है ग्लूकोज मेटाबोलाइट्स, जो ग्लूकोरानिक एसिड बनाता है। ग्लूकोज मेटाबोलाइट का मतलब क्या है? जो ग्लूकोज है वो आगे जाकर के और फर्दर टूटेगा एनर्जी देने के लिए बॉडी को, तो वो ग्लूकोरानिक एसिड नाम का एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या करता है? जितने भी बॉडी के वेस्ट मटेरियल है उनको इकट्ठा करके बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है। ग्लूकोरानिक एसिड हेल्प इन अ फॉर्मेशन ऑफ बॉडी
सम बॉडी पार्ट्स, ठीक है, कुछ बॉडी पार्ट्स के बनने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है, कुछ बॉडी पार्ट्स के बनने में भी हेल्प करता है, जैसे हमारा कार्टिलेज हो गया और नर्व सिस्टम हो गया, ठीक है। कन्वर्ट ग्लूकोज कन्वर्ट पायरुवेट इन साइटोसिल्स, ठीक है, ये तो पता ही है ग्लूकोज क्या है, हमारा कहाँ कन्वर्ट होता है, साइटोसोल में कन्वर्ट होता है। साइटोसोल क्या है, एक हमारा सेल का पार्ट है, किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। फिर यही पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और आगे जाकर के ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O एनर्जी में टूट जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने वो पढ़ा था, ठीक है। यही जो CO2 है, तो यही जो ग्लूकोज है ये हमारा फर्दर आगे जाके टूटता है, किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, जो हम सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। H2O में टूटेगा, H2O जो हम यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और एनर्जी को जो हमें ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या इतना समझ में आया ना। तो ग्लूकोज हमारा किसमें ये अलग टॉपिक है एक तरह से, ठीक है, फंक्शंस ऑफ ग्लूकोज के बाद का अलग टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, तो उसमें मैंने छोटा छोटा जो टॉपिक होता है वो उसी में लिख देती हूँ मैं, ताकि बस रिवीजन के टाइम पे मुझे ज़्यादा पढ़ने ना पलटने पड़े, ठीक है। तो हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, पायरुवेट में, ठीक है। यानी कि देखो ये सेल है मेरी, ठीक है, सेल के अंदर ग्लूकोज गया, ठीक है, सेल के अंदर एक साइटोसोल है, साइटोसोल के अंदर ग्लूकोज गया, वहां वो किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट जाएगा, तो किस में टूटेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में टूटेगा, ठीक है। यही आगे जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड में, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में और एनर्जी में टूट जाता है। एनर्जी किसके फॉर्म में देता है, ये ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमें एनर्जी देता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेल का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। PGT के एग्जाम में कई बार आ भी जाता है कि हमारे सेल का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी की सभी सेल्स के अंदर ये वाली प्रोसेस हो रही है, तभी हम अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स में एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा एक मोटा मोटा सा एक जो प्रोसेस है ग्लूकोज के टूटने का, वो ये है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी इसमें साइकिल्स हैं, एक है ग्लाइकोजेनेसिस, एक है ग्लाइकोजिनोलिसिस और एक है हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो हमारा एक है ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस में देखो तो हमारे पास ये 3 प्रोसेस हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, इसको ऐसे याद कर लेना है ग्लाइकोजेनेसिस को, कि ग्लाइकोजन जो है जनरेट हो रहा है, ठीक है। क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो हमारा ग्लाइकोजेनेसिस में हमारा ग्लाइकोजन जो है वो जनरेट हो रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, हमारा ग्लाइकोजन बन रहा है, ठीक है। यानी कि क्या जनरेट हो रहा है, हमारा ग्लाइकोजन जनरेट हो रहा है ग्लाइकोजेनेसिस में, ठीक है। फिर है हमारा इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। इसमें अब देखो, जैसे ही मैंने अपनी बॉडी में स्टार्च खाया, स्टार्च टूटा किसकी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, स्टार्च टूटा किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। यही ग्लूकोज मेरी वेन्स में गया। अब बॉडी में जब ग्लूकोज ज़्यादा है, ठीक है, जैसे ही मेरी बॉडी में ग्लूकोज जाना शुरू हुआ मेरे ब्लड में, ठीक है, तो जब मेरे ग्लूकोज में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, जैसे ही इंक्रीज होगा, ये जो ये वाला साइन है मैंने बताया था इंक्रीज का साइन होता है, तो ये जब भी इंक्रीज होगा मेरा ब्लड ग्लूकोज, तो क्या होगा, मेरी पेनक्रियाज में, ठीक है, जो हमारा पेनक्रियाज होता है उसकी आइलेट्स की लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होती है, ठीक है। आइलेट्स की लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होती है, वो कौन सा हार्मोन देगी, इंसुलिन हार्मोन देगी। कौन सा हार्मोन देगी, इंसुलिन हार्मोन छोड़ देती है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है वो, ठीक है। यही इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में, कहाँ जाके, लीवर में जाके, ठीक है। तो और ये इंसुलिन कैन नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली, अगर हमारा इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है, या इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है, या इंसुलिन जो है बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो क्या होगी, हाइपरग्लाइसीमिया। ये हाइपरग्लाइसीमिया है,
हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हमारी हो जाएगी। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या है, जो ग्लूकोज है वो बॉडी में बढ़ जाएगा, ठीक है, और यही ग्लूकोज हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स में जाकर के डिपॉजिट होने लगेगा और इससे हमारी जो बॉडी ऑर्गन्स है वो फेल होने लगेंगे। यही डायबिटिक में होता है, ठीक है, डायबिटिक का सीधा सीधा सा केस। हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लाइकोसूरिया वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी अगर आपका जो इंसुलिन है वो सही से काम नहीं करेगा तो, ठीक है। ये है हमारा, अगर हम सिंपल सी बात है तो हमारा इसमें से ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल में क्या होता है, ये साइकिल है बॉडी की, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल, ग्लाइकोजिनियोलिसिस साइकिल और हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ये तीन हमारी क्या है, साइकिल्स है हमारी बॉडी की। तो सबसे पहली साइकिल्स में क्या होता है, जैसे ही मैंने ग्लूकोज खाया, ठीक है, स्टार्च खाया, बॉडी में जाके ग्लूकोज में टूटा, वही ग्लूकोज मेरी वेन्स में गया, ठीक है, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं ब्लड में वो चला गया, ठीक है। जब वो ब्लड में गया तो जैसे ही वो ब्लड में एक मात्रा से ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारी जो पेनक्रियाज है उसको सिग्नल जाएगा। वो क्या करेगा, पेनक्रियाज जो हमारी पेनक्रियाज के अंदर आइलेट्स के लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। अभी मैंने कई एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा भी था, ठीक है, बीटा सेल्स में पूछा था, बीटा सेल्स करती है, अल्फा सेल्स करती है। तो इंसुलिन हार्मोन को क्या करती है, बीटा सेल्स जो है वो रिलीज करती हैं। इन इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को बॉडी में यूटिलाइजेशन कराना, ठीक है, ये हमारा इंसुलिन का काम होता है, ठीक है। तो ये इंसुलिन क्या करेगा, फटाफट जाएगा और जितना भी फालतू ग्लूकोज घूम रहा है उसको बॉडी में यूटिलाइज करवा देगा या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में उसकी हेल्प कर देगा, ठीक है। ये काम करेगा हमारा इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, ठीक है, ये हमारा काम कौन सा कर रहा है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनता है, सॉरी, ठीक है, ये उल्टा पढ़ लिया मैंने। ग्लाइकोजन हमारे किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है। अब इंसुलिन अगर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है तो इससे क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है, जिसे हमें डायबिटिक भी कह सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट में यही होता है कि उनका जो इंसुलिन हार्मोन है वो सही से रिलीज नहीं होता या फिर वो सही से काम नहीं कर पाता। ये हम आगे डायबिटिक में अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो इसके चलते क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन अगर सही से काम नहीं कर पाएगा तो वो ग्लूकोज को काम पे नहीं लगा पाएगा। ग्लूकोज हमारी बॉडी में जरूरत से ज़्यादा घूमता रहेगा और जब वो ज़्यादा घूमेगा तो बहुत सारी हमारी जो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हैं वो शुरू हो जाएंगी और ये डेथ तक, इसको स्लो डेथ भी बोलते हैं। डायबिटिक पेशेंट को डायबिटीज़ को क्या बोलते हैं, स्लो डेथ है ये, ठीक है। धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करने लगेगा, फेल कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सॉरी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियो नहीं है, ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन को जनरेट करना, ग्लाइकोजन बन रहा है इसमें, ठीक है। ये सिंपल है हमारा केस। इसके बाद है ग्लाइकोजेनियोलिसिस। ग्लाइकोजेनियोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजेनियोलिसिस, ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, ग्लाइकोजेनियोलिसिस में हमारा कहाँ गया, ग्लाइकोजेनियोलिसिस, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजेनियोलिसिस में ग्लाइको प्लस जिनियोलिसिस, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन का लिसिस होना, टूटना, ठीक है, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजेनियोलिसिस का मतलब क्या है, जो हमारा ग्लाइकोजन है ये टूटेगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस होगा, इसका टूटेगा ये। फिर हमारे इसका ये कब होगा, ये तब होगा जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है घट जाएगा। जैसे ही पहले वाला कब हो रहा था, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा था तो हमारी पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को सिग्नल जा रहा था और वो क्या कर रही थी, बीटा सेल्स क्या कर रही थी, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कर रही थी। अब ये इसका उल्टा है, अब मैंने बहुत टाइम तक कुछ खाया नहीं है तो मेरी बॉडी में जो मेरा जो ग्लूकोज है वो कम हो गया है, तो बॉडी क्या करेगी, एक पेनक्रियाज को दोबारा से सिग्नल देगी, ठीक है, पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स को सिग्नल देगी, अब की बारी है, ठीक है। अल्फा सेल्स को जब ये सिग्नल देगी तो अल्फा सेल क्या करेंगे, हमारी ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करेंगी। किसको रिलीज कर रही है, पहले वाले में इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, यहाँ ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, जितना भी जो हमारा ग्लूकागोन क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, जो भी हमारे लीवर में ग्लाइकोजन है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और हमारे ब्लड में क्या कर देगा, उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। ये तब होगा जब हमारा डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड स्ट्रीम, जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमारा ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, पहला वाला तब हो रहा है, जो हमारा पहली वाली प्रोसेस तब हो रही है जब हमारा ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है बढ़ गया है, तो उसको जब वो बड़ा हुआ घूम रहा है बॉडी में तो वो इंसुलिन क्या कर रहा है, उस बड़े हुए लेवल को अलग अलग जगह स्टोर करवा दे रहा है, ठीक है। अब ये तब है जब हमारी बॉडी जो है वो वीक, हमने पूरे दिन कुछ खाया नहीं है, हमारा ग्लूकोज लेवल नीचे आ गया है, तो बॉडी क्या करेगी, जो स्टोर्ड फॉर्म थी, ठीक
ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म से तोड़ लेगी, ठीक है, ग्लूकोज को। जो स्टोर्ड फॉर्म ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है हमारी बॉडी में ग्लूकोज, उसको तोड़ करके वापस कहाँ भेज देगी, हमारे ब्लड में भेज देगी, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी काम करती है, इसके लिए अल्फा सेल्स जो हमारी पेनक्रियास की, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स है, वो ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करेंगी जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो कम होने लगेगा, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल कम हुआ तो बस वहां से सिग्नल जाएगा पेनक्रियास के पास। पेनक्रियास की जो अल्फा सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो फटाफट कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी, ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करेंगी। यही ग्लूकागोन क्या करेगा, जो हमारी बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन है उसको तोड़ेगा और उससे ग्लूकोज को रिलीज करके बॉडी में छोड़ देगा, ठीक है, ताकि बॉडी जो है एनर्जेटिक फील करती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा ग्लाइकोजेनियोलिसिस की प्रोसेस है, ठीक है, ग्लाइकोजेनियोलिसिस की प्रोसेस ये है, ठीक है। इसके बाद है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में जब हमारा ब्लड ग्लूकोज 60 मिलीग्राम पर 100 ml से नीचे आ जाएगा, यानी कि ग्लूकोज लेवल हमारा जब बॉडी में बहुत कम हो गया, ठीक है, बहुत ही कम हो गया और हमारी बॉडी के जितना भी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट वगैरह है सब खत्म हो गया है, तब हमारी बॉडी क्या करेगी, जो बॉडी में नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इनसे एनर्जी लेने लगेगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल उसको बोलते हैं। तो जब हमारा 60 मिलीग्राम पर 100 ml से भी कम ग्लूकोज हमारा हो जाएगा, वैसे नॉर्मल कितना होता है हमारा 100 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है, ये लगभग हमारा 100 के आसपास हम नॉर्मल मानते हैं, पर जब हमारा 60 से भी नीचे पहुंच जाएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ग्लूकोज प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। तो हमारी बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट के बिना भी जो सोर्सेज हैं जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, प्रोटीन और फैट्स हो गए, तो उनको तोड़ करके ही क्या करेगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें एनर्जी देना शुरू कर देगी। वही जो हमने अभी पढ़ा था एंटी कीटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है, वो वाला पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज बिल्कुल खत्म हो गया तो कीटोजेनिक इफेक्ट वाला साइकिल जो है वहाँ यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि बॉडी किससे लेने लगेगी, अमीनो एसिड से और फैटी एसिड से एनर्जी लेना शुरू कर देगी। अब फैट और जो प्रोटीन है वो अपना काम छोड़ करके हमारी बॉडी को क्या देना शुरू कर देंगे, एनर्जी देना शुरू कर देंगे। ये किस केस में होता है, ये होता है फास्टिंग हो गया, स्टार्वेशन हो गया, आपने कुछ खाया नहीं है कई महीनों से, ठीक है, भूखे हो आप, कई दिनों से कुछ आपको खाने को नहीं मिला है, बहुत ही ज्यादा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपने यूज कर लिया और एक्सरसाइज आप कर रहे हो, ठीक है, यानी कि कीटो डाइट जो मैंने आपको बोला था, कार्बोहाइड्रेट आपने अपनी डाइट से बिल्कुल ही हटा दिया है, ठीक है। अब इसमें हमारी जो नॉर्मल रेंज है कार्बोहाइड्रेट की जो हमारे ब्लड में होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे ब्लड में होनी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट की जो नॉर्मल रेंज है ग्लूकोज की मान लो, ठीक है, तो ग्लूकोज की जो नॉर्मल रेंज है हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, नॉर्मल रेंज फास्टिंग में, यानी कि जब हमने कुछ नहीं खाया, सुबह हम बिल्कुल भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो सबसे पहले अपना फास्टिंग ग्लूकोज चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कितना है 80 टू 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड है, ठीक है, तो ये फास्टिंग की स्टेज में होगा। और अगर खाने के बाद हम चेक करेंगे, खाने के 2 घंटे बाद जब हम चेक करते हैं तो हमारा 120 से 140 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है, ये है। और अगर हमारा 300 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज से ज़्यादा अगर हमारा ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो ये क्या है, हमारी ये वाली कंडीशन है जो हमने यहाँ पे देखी थी, हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लाइकोसूरिया वाली कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो हमारे यूरिन से बॉडी में बाहर, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज हमारी क्या है 80 टू 100 हमारी फास्टिंग में है और हमारा 120 से 140 हमारे खाने के बाद जो 2 घंटे बाद हमारा हम टेस्ट करते हैं उसका है। और अगर 300 से भी ज़्यादा जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज हो जाएगा तो वो हमारे यूरिन के थ्रू क्या होगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इसमें जो ग्लूकोज को चेक करने के मैं ये ग्लूकागोन हार्मोन्स क्या करेगा, जितना भी जो हमारा ग्लूकागोन क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, जो भी हमारे लीवर में ग्लाइकोजन है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और हमारे ब्लड में क्या कर देगा, उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। ये तब होगा जब हमारा डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड स्ट्रीम, जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमारा ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, पहला वाला तब हो रहा है, जो हमारा पहली वाली प्रोसेस तब हो रही है जब हमारा ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो उसको जब वो बड़ा हुआ घूम रहा है बॉडी में तो वो इंसुलिन क्या कर रहा है, उस बड़े हुए लेवल को
अलग अलग जगह स्टोर करवा दे रहा है। ठीक है, अब ये तब है जब हमारी बॉडी जो है वो वीक, हमने पूरे दिन कुछ खाया नहीं है, हमारा ग्लूकोज लेवल नीचे आ गया है, तो बॉडी क्या करेगी, जो स्टोर्ड फॉर्म थी, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म से तोड़ लेगी, ठीक है, ग्लूकोज को, जो स्टोर्ड फॉर्म ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है हमारी बॉडी में ग्लूकोज, उसको तोड़ करके वापस कहाँ भेज देगी, हमारे ब्लड में भेज देगी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी काम करती है, इसके लिए अल्फा सेल्स, जो हमारी पेनक्रियास की, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स है, वो ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करेंगी जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो कम होने लगेगा। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल कम हुआ तो बस वहां से सिग्नल जाएगा पेनक्रियास के पास, पेनक्रियास की जो अल्फा सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो फटाफट कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी, ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करेंगी। यही ग्लूकागोन क्या करेगा, जो हमारी बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन है उसको तोड़ेगा और उससे ग्लूकोज को रिलीज करके बॉडी में छोड़ देगा। ठीक है, ताकि बॉडी जो है एनर्जेटिक फील करती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्लाइकोजेनियोलिसिस की प्रोसेस है। ठीक है, ग्लाइकोजेनियोलिसिस की प्रोसेस ये है। ठीक है, इसके बाद है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में जब हमारा ब्लड ग्लूकोज 60 मिलीग्राम पर 100 ml से नीचे आ जाएगा, यानी कि ग्लूकोज लेवल हमारा जब बॉडी में बहुत कम हो गया, ठीक है, बहुत ही कम हो गया और हमारी बॉडी के जितने भी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब खत्म हो गया है, तब हमारी बॉडी क्या करेगी, जो बॉडी में नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इनसे एनर्जी लेने लगेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल उसको बोलते हैं। तो जब हमारा 60 मिलीग्राम पर 100 ml से भी कम ग्लूकोज हमारा हो जाएगा, वैसे नॉर्मल कितना होता है हमारा 100 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है, ये लगभग हमारा 100 के आसपास हम नॉर्मल मानते हैं, पर जब हमारा 60 से भी नीचे पहुंच जाएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ग्लूकोज प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। तो हमारी बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट के बिना भी जो सोर्सेज हैं, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, प्रोटीन और फैट्स हो गए, तो उनको तोड़ करके क्या करेगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें एनर्जी देना शुरू कर देगी। वही जो हमने अभी पढ़ा था एंटी कीटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है, वो वाला पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज बिल्कुल खत्म हो गया तो कीटोजेनिक इफेक्ट वाला साइकिल जो है वहाँ पे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि बॉडी किससे लेने लगेगी, अमीनो एसिड से और फैटी एसिड से एनर्जी लेना शुरू कर देगी। अब फैट और जो प्रोटीन है वो अपना काम छोड़ करके हमारी बॉडी को क्या देना शुरू कर देंगे, एनर्जी देना शुरू कर देंगे। ये किस केस में होता है, ये होता है फास्टिंग हो गया, स्टार्वेशन हो गया, आपने कुछ खाया नहीं है कई महीनों से, ठीक है, भूखे हो आप, कई दिनों से कुछ आपको खाने को नहीं मिला है, बहुत ही ज्यादा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपने यूज कर लिया और एक्सरसाइज आप कर रहे हो, ठीक है, यानी कि कीटो डाइट जो मैंने आपको बोला था, कार्बोहाइड्रेट आपने अपनी डाइट से बिल्कुल ही हटा दिया है। ठीक है, अब इसमें हमारी जो नॉर्मल रेंज है कार्बोहाइड्रेट की, जो हमारे ब्लड में होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे ब्लड में होनी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट की जो नॉर्मल रेंज है ग्लूकोज की मान लो, ठीक है, तो ग्लूकोज की जो नॉर्मल रेंज है हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, नॉर्मल रेंज फास्टिंग में, यानी कि जब हमने कुछ नहीं खाया, सुबह हम बिल्कुल भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो सबसे पहले अपना फास्टिंग ग्लूकोज चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कितना है 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड है। ठीक है, तो ये फास्टिंग की स्टेज में होगा, और अगर खाने के बाद हम चेक करेंगे, खाने के 2 घंटे बाद जब हम चेक करते हैं तो हमारा 120 से 140 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए। ठीक है, ये है, और अगर हमारा 300 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज से ज़्यादा अगर हमारा ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो ये क्या है, हमारी ये वाली कंडीशन है जो हमने यहाँ पे देखी थी, हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लाइकोसूरिया वाली कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो हमारे यूरिन से बॉडी में बाहर, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज हमारी क्या है 80 to 100 हमारी फास्टिंग में है, और हमारा 120 से 140 हमारे खाने के बाद जो 2 घंटे बाद हमारा हम टेस्ट करते हैं उसका है, और अगर 300 से भी ज़्यादा जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज हो जाएगा तो वो हमारे यूरिन के थ्रू क्या होगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट होना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसमें जो ग्लूकोज को चेक करने के हमारे पास 2 टेस्ट आते हैं, एक है GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को, यूरिन सैंपल को हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है, एक तो GTT हो गया, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं, और इसमें हम ब्लड और यूरिन सैंपल को हम कलेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं। तो ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, GTT, ठीक है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, वो हम जब डायबिटीज पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया वो कंडीशन है जिसमें हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, ये पता ही है, पीछे पड़ चुके हैं हम। ठीक है, तो हम टेस्ट के थ्रू हम ये चेक कर लेंगे कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा
इंक्रीज तो नहीं हो गया है, ठीक है। फिर है प्रोबायोटिक, इसके अंदर दो छोटी छोटी हेडिंग और है, एक है प्रोबायोटिक और है एक प्रीबायोटिक। ये पता होना चाहिए आपको कि कौन सा प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक वर्ड क्या होते हैं, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, ठीक है। प्रोबायोटिक हमारे क्या है, प्रोबायोटिक होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हम दही में खाते हैं ना, जैसे हमारा लैक्टोबैसिलस हो गया, ठीक है। जो लैक्टोबैसिलस जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, बॉडी को हेल्दी बनाए रखते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या है, हमारा लैक्टोबैसिलस है, तो ये प्रोबायोटिक होता है। अब इन प्रोबायोटिक को जो हेल्दी बनाता है, यानी कि इन प्रोबायोटिक का जो खाना है, क्योंकि ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए हेल्दी बनाने के लिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का खाना क्या है, प्रीबायोटिक, ठीक है। जैसे हमारा फाइबर, समझ में आया। तो फाइबर हमारे किस में पाया जाता है, फाइबर हमारा कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म है जो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं फाइबर, ठीक है। ये हमारा एज अ प्रीबायोटिक काम करता है, किसके लिए, प्रोबायोटिक के लिए, यानी कि ये प्रोबायोटिक का भोजन है। प्रीबायोटिक वो है जो फाइबर हो गया, ये हमारे प्रोबायोटिक को एनर्जी देने का काम करते हैं, ठीक है। तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक समझ में आ गया। प्रोबायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प कौन करता है, हमारा प्रीबायोटिक इसकी हेल्प करता है। तो प्रीबायोटिक का एग्जांपल क्या है, हमारे फाइबर्स, ठीक है। तो और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ये हमारी बॉडी को, यानी कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, उनको क्या बनाए रखते हैं, हेल्दी बनाए रखते हैं प्रोबायोटिक, ठीक है। प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलस हो गया, जो हमारी दही वाला कर्ड में जो हमारे बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखते हैं। तो ये हमारे हैं प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, ठीक है। इसी को अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक हम इसी के आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम डाइटरी फाइबर वगैरह पढ़ेंगे। ये भी हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ही एक एग्जांपल्स हैं। तो अभी हमारा एक लेक्चर और रहता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, लगभग हमें 1 घंटे का एक लेक्चर और पड़ेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मुझे लगता है सबसे बड़ा है और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, तो ये टाइम भी उतना ही ले रहा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में अब हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया, पूरी तरीके का हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं। बायोकेमिस्ट्री हमने पढ़ ली है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। अब इसी को हम जो आगे अपना कंटिन्यू करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक इसके जो फंक्शंस वगैरह हैं कार्बोहाइड्रेट के, या जो मेन छोटे छोटे टॉपिक्स है जो एग्जाम में आते हैं, वो हम अपने कल के लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।